जय हिंद साथियों। तो यहाँ पर हम आपके लिए पेपर कोड BHDC 134 हिंदी गद्य साहित्य के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके दिसंबर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। आज हम लोग जो भी क्वेश्चंस करने वाले हैं वो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगर आप लोग इस सब्जेक्ट के गैस पेपर को परचेज करना चाहते हैं जिसमें आपके हमने 20 से 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है जो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसे आप हमारी वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली आप गूगल पे जाएंगे और सर्च करेंगे shop.hindustannowledge.com। अगर आप वेबसाइट से नहीं कर पा रहे हैं तो आप लोग 9580023321 इस नंबर पे जो है व्हाट्सएप मैसेज करके भी परचेज कर सकते हैं। आप वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पे आपको सर्च कोड पे जाना है। आपके जितने भी पेपर कोड्स हैं सभी के गेस्ट पेपर आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको सर्च करना है BHDC 134। तो जैसे आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका गैस पेपर दिसंबर एग्जाम के लिए आ जाएगा। यहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप 9580023321 इस नंबर पे जो है व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। तो वापस चलते हैं अपने प्रश्नों पर। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला प्रश्न है, निबंध का स्वरूप स्पष्ट करते हुए उसके तत्वों का परिचय दीजिए। यानी सबसे पहले हमको बताना है कि निबंध क्या है, निबंध का स्वरूप कैसा होता है, इसके बाद हमको उसके तत्वों के बारे में परिचय देना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे। निबंध एक ऐसी गद्य विधा है जिसमें किसी विषय पर लेखक अपने विचारों, अनुभूतियों और ज्ञान को क्रमबद्ध और सुंदर ढंग से प्रस्तुत करता है। तो निबंध क्या है, निबंध एक गद्य विधा है जिसमें लेखक क्या करता है, अपने विचारों, अनुभूतियों को, ज्ञान को क्रमबद्ध तरीके से लिखता है। इसमें लेखक को स्वतंत्रता होती है कि वह किसी भी विषय को अपनी दृष्टि से देखे, समझे और उसे पाठकों तक सरल तरीके से पहुंचाए। यानी लेखक यहाँ पर क्या होता है, लेखक यहाँ पर स्वतंत्र होता है कि वो किसी भी विषय पर अपने विचार रख सकता है। निबंध का उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं होता है बल्कि पाठकों को सोचने, समझने, कभी कभी भावनात्मक रूप से जोड़ने का अवसर भी देता है। यानी निबंध कोई जानकारी देने की चीज नहीं है बल्कि उससे क्या होता है, अगर निबंध कोई पढ़ता है तो पाठक को सोचने, समझने और कभी कभी भावनात्मक रूप से जोड़ने का भी अवसर देता है। यानी इससे क्या होता है, इससे जो है पाठक के सोचने की क्षमता बढ़ती है, समझने की क्षमता बढ़ती है। आप देखते हैं निबंध का स्वरूप यानी उसकी प्रकृति कैसी है। तो निबंध का मूल अर्थ है नी प्लस बंध, यानी जिसका आशय है किसी विषय को विचारों की कड़ी में बांधना। क्या है, किसी विषय को विचारों की कड़ी में बांधना, अर्थात लेखन की वह विधा जिसमें विषय को व्यवस्थित रूप से, क्रमबद्ध तरीके से और अपनी भाषा व शैली में प्रस्तुत किया जाता है। तो लेखन की वह विधा जिसमें विषय को व्यवस्थित रूप से, क्रमबद्ध तरीके से और अपनी भाषा व शैली में प्रस्तुत किया जाता है उसे हम लोग कहते हैं निबंध। क्या कहते हैं, निबंध कहते हैं। निबंध का स्वरूप सामान्यतः व्यक्तिवाचक तथा गैर औपचारिक माना जाता है क्योंकि इसमें लेखक का अपना व्यक्तित्व, सोच, कल्पना और भावनाएं बहुत स्पष्ट दिखाई देती है। तो निबंध क्या होता है, निबंध व्यक्तिवाचक होता है यानी इसमें किसी व्यक्ति विशेष की जो है सोच का वर्णन होता है। और ये गैर औपचारिक माना जाता है क्योंकि इसमें लेखक का अपना व्यक्तित्व होता है, अपनी सोच होती है, अपनी कल्पना और भावनाएं बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। निबंध में लेखक अपनी जीवन दृष्टि और भाषा शैली के माध्यम से पाठक से एक सीधा संबंध स्थापित करता है। निबंध में लेखक क्या करता है, अपनी जीवन दृष्टि और भाषा शैली के माध्यम से जो है पाठक के साथ सीधा संबंध बनाता है। यह संबंध जितना सहज और स्वाभाविक होता है निबंध उतना ही प्रभाव छोड़ता है। यानी निबंध जो है पाठक को जितना बांधे रखेगा निबंध उतना ही अच्छा है। निबंध की प्रकृति सहज, प्रवाहमयी, रोचक और आत्मीय होती है। यह ना तो कहानी की तरह घटनाओं पर आधारित होती है और ना ही वर्णन की तरह केवल विवरण प्रस्तुत करता है। ये तो विचारों की प्रस्तुति है जिसमें तथ्य, अनुभव, कल्पना, तर्क सब मिलकर एक सुंदर रूप देते हैं। तो निबंध क्या है, निबंध विचारों की प्रस्तुति है जिसमें तथ्य होते हैं, अनुभव होता है, कल्पना होती है, तर्क सब कुछ शामिल होता है। इसलिए निबंध को गद्य की कसौटी भी कहा गया है।
क्योंकि इसमें लेखक की शैली और विचारों की गुणवत्ता का पता चलता है। आप देखते हैं निबंध के तत्व क्या हैं। तो एक सफल और प्रभावी निबंध कुछ मुख्य तत्वों पर आधारित होता है। ये तत्व निबंध को सुसंगठित, स्पष्ट और रोचक बनाते हैं। अगर ये आपके तत्व जो है निबंध में होंगे तो आपका निबंध अच्छा माना जाएगा। तो सबसे पहला तत्व है शीर्षक। क्या है? शीर्षक है। तो निबंध का शीर्षक क्या होता है? संक्षिप्त, स्पष्ट और विषय को व्यक्त करने वाला होना चाहिए। शीर्षक ही पाठक को यह संकेत देता है कि निबंध किस विषय पर आधारित है। एक अच्छा शीर्षक रुचि उत्पन्न करता है और पाठक को आगे पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। यानी सबसे पहला निबंध में क्या होता है? सबसे पहला होता है शीर्षक। शीर्षक क्या होता है? शीर्षक जानकारी देता है पाठक को कि ये निबंध किस विषय पर। अगर आपका शीर्षक अच्छा होगा तो पाठक को लगेगा कि ये निबंध जो है मुझको पढ़ना चाहिए। तो आपका शीर्षक जो है सबसे अच्छा होना चाहिए। शीर्षक संक्षिप्त, स्पष्ट और विषय को व्यक्त करने वाला होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद प्रस्तावना यानी परिचय होगा निबंध में आपका। यह निबंध का प्रारंभिक भाग होता है। इसमें विषय का संक्षिप्त परिचय दिया जाता है। लेखक यह बताता है कि विषय क्यों महत्वपूर्ण है, पाठक को इससे क्या जानने को मिलेगा। प्रस्तावना ऐसी होनी चाहिए जो निबंध के लिए एक उपयुक्त वातावरण तैयार करे। प्रस्तावना क्या होती है? प्रस्तावना जो होती है वो निबंध का प्रारंभिक भाग होता है और यह विषय का संक्षिप्त परिचय देता है और ये लेखक को बताता है कि ये जो निबंध है क्यों महत्वपूर्ण है और पाठक को इससे क्या जानने को मिलेगा। प्रस्तावना ऐसी होनी चाहिए जो निबंध के लिए एक उपयुक्त वातावरण को तैयार करे। इसके बाद है आपका मुख्य भाग यानी विषय वस्तु। क्या है निबंध की? तो यह निबंध का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। मुख्य भाग में विषय से जुड़े सभी पहलुओं का विस्तार से वर्णन किया जाता है। इसमें तर्क होता है, उदाहरण होते हैं, अनुभव होते हैं, आंकड़े होते हैं। विचारों के माध्यम से विषय को स्पष्ट किया जाता है। प्रत्येक विचार को अलग पैराग्राफ में प्रस्तुत करने से निबंध व्यवस्थित और समझने में आसान बनता है। तो ये क्या होता है? मुख्य भाग होता है जिसमें पूरा निबंध वर्णित होता है। ठीक है। इसके बाद आपका निष्कर्ष होता है यानी उपसंहार होता है। तो निबंध का अंतिम भाग निष्कर्ष कहलाता है। इसमें लेखक पूरे विषय का सारांश देते हुए अपना अंतिम विचार प्रस्तुत करता है। निष्कर्ष संक्षिप्त, प्रभावी और पाठक के मन में सकारात्मक प्रभाव छोड़ने वाला होना चाहिए। यानी कि अंत में क्या होता है? अंत में निष्कर्ष होता है यानी जो है उस निबंध को पढ़ने का सार क्या है वो लिखा होता है। तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले आपका शीर्षक आ जाएगा। ठीक है। क्या होगा? शीर्षक आ जाएगा। इसके बाद आपकी प्रस्तावना आ जाएगी। क्या आ जाएगी? प्रस्तावना आ जाएगी। इसके बाद आपका मुख्य भाग आएगा जिसमें आपका निबंध वर्णित होगा। ठीक है। मुख्य भाग आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हम लोग लिख देंगे उपसंहार। ठीक है। तो सबसे पहले शीर्षक, फिर प्रस्तावना, फिर मुख्य भाग और फिर उपसंहार। ठीक है। इसके बाद आपकी भाषा शैली। निबंध की भाषा सरल, स्पष्ट, शुद्ध और विषय के अनुरूप होनी चाहिए। शैली में प्रवाह, आकर्षण और मौलिकता होनी चाहिए। अच्छी भाषा निबंध को रोचक बनाती है और पाठक को बांधे रखती है। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? भाषा शैली। यानी आपको निबंध लिखते समय जो है भाषा का विशेष ध्यान रखना है। निबंध की भाषा कैसी हो? सरल हो, स्पष्ट हो और विषय के अनुरूप होनी चाहिए। शैली में प्रभाव, आकर्षण हो और मौलिकता होनी चाहिए। अच्छी भाषा निबंध को रोचक बनाती है और पाठक को बांधे रखती है। इसके बाद व्यक्तित्व की प्रधानता। निबंध का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है इसमें लेखक का व्यक्तित्व झलकता है। उसके विचार, अनुभव, दृष्टिकोण और शैली निबंध को जीवंत बनाते हैं। यही निबंध को अन्य गद्य विधाओं से अलग पहचान देते हैं। तो निबंध की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? व्यक्तित्व की प्रधानता। इसमें लेखक का व्यक्तित्व झलकता है यानी लेखक क्या करता है? लेखक निबंध में अपने विचारों को प्रस्तुत करता है, अपने अनुभव को प्रस्तुत करता है और अपने दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है। अगर निबंध में विचार अच्छे होंगे तो इसका मतलब क्या होगा? जिसने भी ये निबंध लिखा है उसका व्यक्तित्व भी अच्छा होगा। यानी कि अगर आपके निबंध में विचार, दृष्टिकोण अच्छा देखने को मिलता है, इसका मतलब है जिसने भी ये निबंध लिखा है तो उसमें क्या है? व्यक्तित्व की प्रधानता है। इस प्रकार निबंध अपने स्वरूप, तत्वों के कारण एक सुंदर, सुसंगठित और विचारप्रद साहित्यिक विधा बन जाता है जो ज्ञान के साथ साथ आनंद भी प्रदान करती है। तो आप लोग जब भी निबंध लिखें तो इन बातों का आप लोग जरूर ध्यान रखें। अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आता है तो आपको ऐसे ही अपने प्रश्नों का उत्तर देना है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपका है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के
निबंधों की विशेषताएं बताइए, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध की आपको यहाँ पर विशेषताओं की चर्चा करनी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आधुनिक हिंदी गद्य के महत्वपूर्ण निबंधकार हैं। उनके निबंधों में विचारों की गहराई है, भाषा की सरलता है और समाज के प्रति जिम्मेदारी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। उनके निबंध केवल पढ़ने योग्य नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाले भी माने जाते हैं। तो उनके निबंध में क्या है, उनके निबंध में भाषा की सरलता है और समाज के प्रति जिम्मेदारी जो है देखने को मिलती है। तो सबसे पहली विशेषता क्या है, सरल और स्पष्ट भाषा। शुक्ल जी की भाषा अत्यंत सरल, सहज और स्पष्ट होती है। वे कठिन शब्दों के प्रयोग से बचते हैं और पाठक के समझ स्तर को ध्यान में रखते हुए लिखते हैं, जिससे पाठक समझ सके। उनकी भाषा में बनावट नहीं होती बल्कि स्वाभाविक प्रभाव मिलता है। इसी कारण उनके निबंध हर वर्ग के पाठक को आसानी से समझ में आ जाते हैं। इसके बाद तर्कपूर्ण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। शुक्ल जी के निबंध में तर्क और तथ्य का विशेष महत्व है। वे किसी भी विषय पर भावावेश में नहीं बहते बल्कि ठोस तर्कों के साथ अपनी बात रखते हैं। उनके निबंधों में वैज्ञानिक दृष्टि और विवेक पूर्ण विचारधारा झलकती है। पाठक उनकी बातों में सहमत होने लगता है क्योंकि वे हर विचार को प्रमाण के साथ प्रस्तुत करते हैं। यानी शुक्ल जी के निबंध में क्या है, तर्क और तथ्य का विशेष महत्व है। वे किसी भी विषय पर भाव में क्या करते हैं, नहीं बह जाते हैं बल्कि ठोस तर्कों के साथ अपनी बात रखते हैं। इसके बाद उनके निबंध में सामाजिक चेतना देखने को मिलती है। शुक्ल जी समाज की समस्याओं को निबंधों के माध्यम से सामने लाते हैं। वे अन्याय, अंधविश्वास, कुरीतियों और सामाजिक असमानता के खिलाफ आवाज उठाते हैं। उनके निबंध समाज को जागरूक बनाने का काम करते हैं। वे साहित्य को समाज से जोड़कर देखते थे और यही भाव उनके लेखों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसके बाद उनके निबंधों में नैतिकता और मानवीय संवेदनाएं देखने को मिलती हैं। शुक्ल जी के निबंध में नैतिकता मूल्यों का विशेष स्थान मिलता है। वे मनुष्य को अच्छा बनने, ईमानदारी, कर्तव्य पालन और सहानुभूति जैसे गुण अपनाने की प्रेरणा देते हैं। उनके निबंध व्यक्तित्व निर्माण में सहायक बन जाते हैं। उनकी लेखनी में मनुष्य और मानवता की चिंता हमेशा दिखाई देती है। इसके बाद उनके निबंध में विषयों की विविधता देखने को मिलती है। उन्होंने साहित्य, कला, समाज, मनोविज्ञान आदि अनेक विषयों पर निबंध लिखे। ऐसे विविध विषयों पर भी वे समान रूप से प्रभावशाली ढंग से लिखते हैं। इससे उनकी व्यापक ज्ञान संपदा का पता चलता है। इसके बाद उनके निबंध में जो है उदार और संतुलित दृष्टि देखने को मिलती है। शुक्ल जी के निबंध ना पक्ष लेते ना विरोध करते हैं, वे हमेशा संतुलित दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। उनकी विचारधारा उदार है और वे हर बात को निष्पक्ष रूप से परखते हैं। उनकी ये प्रवृत्ति पाठकों को सही निर्णय लेने में मदद करती है। तो हमारा प्रश्न क्या था, हमारा प्रश्न था आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध की विशेषताएं बताइए। सबसे पहले विशेषता क्या थी, सरल और स्पष्ट भाषा, तर्कपूर्ण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सामाजिक चेतना, नैतिकता और मानवीय संवेदनाएं, विषयों की विविधता, उदार और संतुलित दृष्टि। इसके बाद हम लोग यहाँ पे निष्कर्ष लिख देंगे। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंध विचारशीलता, संवेदनशीलता, सामाजिक सरोकार, सरल भाषा और तर्कपूर्णता के कारण हिंदी साहित्य में अनमोल स्थान रखते हैं। उनके निबंध केवल पढ़ने योग्य नहीं बल्कि जीवन को दिशा देने वाले भी माने जाते हैं। अगर आपकी एग्जाम में प्रश्न आता है तो आपको ऐसे ही हेडिंग वाइज लिखना है, ठीक है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, त्यागपत्र उपन्यास के कथानक की विशेषताओं की चर्चा कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कथानक क्या होता है। कथानक क्या होता है, तो कथानक क्या करता है, कथानक जो होता है वो उपन्यास की संरचना को तय करता है और उपन्यास का कारण क्या है, उपन्यास लिखने का कारण क्या है, ये भी कथानक आपका तय करेगा। और जो है पात्रों की प्रतिक्रिया कैसी रहेगी, ये चीजें भी क्या करता है, कथानक ही तय करता है। तो जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित त्यागपत्र एक महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक और सामाजिक उपन्यास है जो मुख्य रूप से नायिका मृणाल के जीवन, संघर्ष और उसकी पीड़ा के माध्यम से तत्कालीन समाज की कमजोरियों को उजागर करता है। इसका कथानक सरल होने के बावजूद गहन, स्त्री केंद्रित और संवेदनशील है। तो सबसे पहली विशेषता क्या है, स्त्री केंद्रित और यथार्थवादी कथानक। इस उपन्यास का केंद्र बिंदु मृणाल है जो समाज में स्त्री की दयनीय स्थिति का प्रतिनिधित्व करती है। कथानक उसके जीवन के इर्द गिर्द घूमता है, उसकी भावनाएं, उसके सपने, उसका संघर्ष
और उसकी असफलताएं। लेखक ने सामाजिक रूढ़ियों, परिवार की संकीर्ण सोच और पति पत्नी के रिश्तों में मौजूद असमानता को बहुत यथार्थ रूप से प्रस्तुत किया है। मृणाल का जीवन पाठक को यह महसूस कराता है कि उस समय समाज स्त्री को केवल सहन करने वाली, मौन रहने वाली और पुरुष के अधीन रहने वाली वस्तु मानता था। इसके बाद है मनोवैज्ञानिक और आंतरिक संघर्षों का चित्रण देखने को मिलता है। तो त्याग पत्र की सबसे बड़ी विशेषता इसका मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है। लेखक केवल घटनाएं नहीं बताते बल्कि पात्रों के मन में चलने वाले विचारों, दुविधाओं और संघर्षों को भी गहराई से दिखाते हैं। मृणाल के मन का अकेलापन, उसका आत्मसम्मान और उसके भीतर की पीड़ा पूरे कथानक में बार बार उभरती है। प्रमोद, उसके पति, भी अपने कमजोरियों और संकुचित सोच के कारण पाठक के सामने एक जटिल मनोवैज्ञानिक चरित्र के रूप में आते हैं। नेक्स्ट है आपका सामाजिक रूढ़ियों और पितृसत्ता पर प्रहार। उपन्यास में समाज की कुरीतियों पर तीखा व्यंग्य किया गया है। स्त्री को केवल गृहस्थी तक सीमित करना, उसकी इच्छाओं का दमन करना और पुरुष को सर्वोच्च मानना, इन सभी पितृसत्तात्मक सोच पर कथानक खुलकर चोट करता है। मृणाल का संघर्ष केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि उस समय की सभी महिलाओं के संघर्ष का प्रतीक बन जाता है। आत्मकथात्मक शैली और स्थिर चरित्र। उपन्यास की शैली आत्मकथात्मक है जिससे कहानी बहुत सहज प्रभावशाली बन जाती है। उल्लेखनीय बात यह है कि इस उपन्यास के पात्र, चाहे मृणाल हो या फिर प्रमोद, अंत तक कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखाते। वे अपनी पूर्व मानसिकता के साथ ही बने रहते हैं। इसी से उपन्यास की त्रासदी और गहरी हो जाती है क्योंकि परिवर्तन की कोई आशा यहाँ पर नहीं दिखती है। नए मूल्यों की स्थापना। मृणाल परंपरागत पतिव्रत की परिभाषा बदल देती है। वह सत्य, ईमानदारी और आत्मसम्मान को अधिक महत्व देती है। उपन्यास सवाल उठाता है कि क्या समाज की स्त्री को उसकी मानवीय गरिमा सहित स्वीकार करने के लिए तैयार है। यानी जो समाज है वो स्त्री को उसकी मानवीय गरिमा सहित स्वीकार करने के लिए तैयार है या नहीं, ये सवाल उठाता है। इस प्रकार त्यागपत्र का कथानक स्त्री जीवन की वेदना, मनोवैज्ञानिक गहराई और सामाजिक आलोचना का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो अगर आपके एग्जाम में प्रश्न आता है तो आपको ऐसे ही लिखना है। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके पूछिए। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।